मालदीव और भारत के बीच रिश्ते पटरी पर आ रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद मोइजू पहली बार नई दिल्ली के दौरे पर आए। भारत ने मालदीव के साथ 3000 करोड़ रुपए का करेंसी स्वैप समझौता किया है। अब रुपे कार्ड भी मालदीव में चलेगा। पीएम मोदी और मोइजू ने वीडियो लिंक के जरिए मालदीव में हनीमाथू अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की हवाई पट्टी का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति मोइजू का स्वागत राष्ट्रपति भवन में भी किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी मौजूद रहे। वहीं मोइजू ने बापू की समाधि राजघाट पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मालदीव की आवश्यकता अनुसार $400 मिलियन और 3000 करोड़ रुपए का करेंसी स्वैप समझौता भी संपन्न हुआ है। हमने मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए व्यापक सहयोग पर बात की है। आज हमने पुनर्विकसित हनीमाथू एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। अब ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भी तेजी लाई जाएगी। I am thankful for the Indian government's decision to provide support in the form of 30 billion Indian rupees in addition to $400 million bilateral currency swap agreement, which will be instrumental in addressing the foreign exchange issues we are facing right now. मुंबई करों के लिए एक और अच्छी खबर है। अब आरए से बीकेसी का सफ़र सुहाना हो गया है। आज मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन पब्लिक के लिए खुल गई है। मुंबई मेट्रो लाइन 3 अंडरग्राउंड है और 33.5 किलोमीटर लंबी है। ये कोलाबा तक जाएगी, लेकिन फ़िलहाल सर्विस सिर्फ 12.44 किलोमीटर तक ही शुरू हुई है। अगले साल मार्च तक कोलाबा तक मेट्रो शुरू हो जाएगी। और अब कुछ खबरें चुनावी दंगल से। जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती से पहले सत्ता की दावेदारी तेज हो गई है। पीडीपी ने चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के साथ जाने के संकेत दिए। श्रीनगर की लाल चौक विधानसभा सीट से पीडीपी के उम्मीदवार जुहैब यूसुफ मीर ने संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन में शामिल हो सकती है। ये जो एग्जिट पोल है वो हमारे हिसाब से एक उतनी सीरियस एक्टिविटी नहीं होती है। ये एक टाइम पास एक्टिविटी है, लेकिन हावेवर जो असली जो रिजल्ट है वो 8th को ही निकलेगा। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 100% कॉन्फिडेंट है कि जो भी सेक्युलर गवर्नमेंट बनेगी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उसका एक अहम हिस्सा होगी, इंडिस्पेंसिबल पार्ट होगी। तो कोई भी सेक्युलर गवर्नमेंट बनाने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होगी उसमें। पीडीपी के कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन वाले बयान का फारूक अब्दुल्ला ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह अच्छा है। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं उनका शुक्रिया करता हूं, दिल से शुक्रिया करता हूं कि हम लोग इकट्ठे रियासत को बनाने की कोशिश करेंगे। आपसे बात होगी महबूब से? नहीं, मेरी कुछ बात नहीं, मैंने सिर्फ अखबार में पढ़ा है। इस बीच बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इंडिया गठबंधन से अपील की है कि जम्मू कश्मीर को जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक नई सरकार का गठन नहीं किया जाए। सभी पार्टियों का एक पॉइंट का एजेंडा होना चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो हम भी उनके साथ जाएंगे। अगर मेजॉरिटी भी मिलेगी, चाहे किसी अकेली पार्टी को मिले, अलायंस को मिले, या इंडिपेंडेंस का सपोर्ट चाहिए या किसी और का सपोर्ट चाहिए, तो अच्छा रहेगा कि अगर ये सारी पार्टियां एक पॉइंट पर फोकस करके यूनियन गवर्नमेंट पर ये कहते हैं कि आप स्टेटहुड वापस दे दीजिए, इलेक्शन हो गया। अगर उमर साहब खुद कहते थे कि म्यूनिसिपैलिटी से ज़्यादा पावर
इस सरकार के पास नहीं रहेगा तो थोड़ा सा मिल के यूनियन सरकार से कह दें कि कम से कम स्टेट पहले दें, थोड़ा सा विकार बहाल हो, और अगर इसमें उन्हें AIP का भी ताउन चाहिए, हम बाकी चीज़ों को छोड़कर इस एक पॉइंट पर उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में एक मजबूत सरकार बनेगी, पार्टी के लोगों को उनकी मनचाही सरकार मिलेगी और कांग्रेस पूर्ण राज्य के दर्जे की लड़ाई जारी रखेगी। कि हमें इस बात का भरोसा जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को होना ज़रूरी है कि अब बड़े इंतज़ार के बाद उनको उनकी मनचाही सरकार मिलने जा रही है। मजबूत सरकार होगी, अपने वादे पूरे करेगी और उनकी पूर्ण राज्य के दर्जे की लड़ाई को लड़ेगी। हरियाणा के चुनाव नतीजों से पहले कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। कल दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने उनके दिल्ली आवास पर पहुंचे। मतलब नतीजों से पहले कांग्रेस में अगली रणनीति को लेकर चर्चा शुरू हो गई है और नेताओं के बीच मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी भी तेज हो गई है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि वो ना तो टायर्ड हुए हैं और ना ही रिटायर हुए हैं। मैंने कल भी कहा, आज भी कहा है, हरियाणा के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया सबने। बहुत शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हुआ है, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। सर, आपने पहले भी कहा था कि रिटायर नहीं हुए हैं, आप ना टायर हुए हैं, इसीलिए ये सवाल पूछे। अभी भी आप रिटायर? अब भी यही कह रहा हूँ, ना मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। बोलो। हरियाणा में चुनाव नतीजों से पहले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया है कि हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हरियाणा के नए सीएम पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इसके लिए कांग्रेस की अपनी एक प्रक्रिया है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चुने हुए विधायकों के साथ बात करके फैसला लेता है। किसको क्या जिम्मेदारी मिले, अगली कौन सी सरकार बने, कांग्रेस पार्टी की तो अपनी एक प्रणाली रही है, अपनी एक पद्धति रही है। पिछले दशकों से बड़ी सरल सी हमारी एक प्रक्रिया रही है। उस प्रक्रिया का पालन करते हुए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला लेता है, तो इसमें प्रक्रिया वही रहेगी और अंतिम निर्णय कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करेगा और हरियाणा को आगे लेके जाने के लिए अपने विवेक से सही फैसला लिया जाएगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आएंगे। इससे पहले एग्जिट पोल में क्या बन रही है तस्वीर और दोनों राज्यों में कौन मारेगा बाजी, आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर। आज भी बाजार में बिकवाली का दबाव जारी रहा। बाजार लगातार छठे दिन गिरावट पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 638 पॉइंट गिरा, निफ्टी 219 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। आईटी को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स फिसले। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। हालांकि आईटी इंडेक्स हल्की बढ़त पर बंद हुए हैं। डिटेल लेते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन, बताइए बिकवाली हावी रही, आज किन सेक्टर्स ऑफ शेयर्स में सबसे ज्यादा मार पड़ी या सबसे ज्यादा तेजी रही? तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार के अंदर हमें बियर्स का एक दबदबा देखने को मिला। निफ्टी 50 की अगर टॉप शेयर्स की बात करी जाए, जहां पे आज हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, तो सबसे पहले नाम आता है ट्रेंड का, देन M&M, भारतीय एयरटेल और आईटीसी करीबन 1 से 1.5% की मजबूती के साथ आज के निफ्टी के टॉप गेनर बने। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें निफ्टी लूजर्स की, तो नाम आता है अडानी पोर्ट्स, BEL, अडानी एंटरप्राइजेज और कोल इंडिया। यहाँ पे भी हमें आज एक कमजोरी का सत्र देखने को मिला। लेकिन अब बात करते हैं मिड कैप 100 की। मिड कैप 100 में जो गेनिंग साइड में स्टॉक हमें देखने को मिले वो है CG पावर, सुप्रीम इंडस्ट्री, परसिस्टेंट सिस्टम। एट द सेम टाइम AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में आज हमें एक तेजी देखने को मिली। लेकिन लूजिंग साइड के अगर शेयर्स इस टाइम पे हम देखें तो वो है RVNL, वोडाफोन आइडिया, फैक्टर हुडको। यहाँ पे आज 6 से 6.5% का एक हमें दबदबा बाजार के अंदर देखने को मिला।
तो बढ़ते आगे, नतीजों से पहले ज़्यादातर बैंकों ने अपने तिमाही अपडेट दे दिए हैं। बाजार को बैंकों के डिपॉजिट ग्रोथ के आंकड़ों का इंतजार था। बाजार ये जानना चाह रहा था कि डिपॉजिट के मोर्चे पर क्या कोई सुधार दिख रहा है या हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण है। यतीन मोता बता रहे हैं डिटेल्स। देखिए, बात करें बैंकिंग की तो Q2 के जो अपडेट्स आ रहे हैं और जो रिजल्ट्स प्रीव्यूज़ आ रहे हैं उसमें एक बात क्लियर है, डिपॉजिट ग्रोथ में जो मॉडरेशन था वहाँ थोड़ा बहुत पिकअप है, लेकिन जितनी आपकी डिपॉजिट ग्रोथ है उसके सामने एडवांस ग्रोथ जो है वो उतना नहीं बढ़ पा रहा है। एडवांसेस ग्रोथ में अगर आप देखें पर्सनल साइड पे या जहाँ हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं वहाँ थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है और क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं। तो इस माहौल में अगर हम बैंकों की नतीजों की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत Q2 में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। HDFC की बैंक की बात करें तो देखिए, डिपॉजिट ग्रोथ का जो ट्रेंड है वो Q2 में आप देखें तो डिपॉजिट ग्रोथ की जो फिगर है वो कम हो रही है, लेकिन लोन ग्रोथ भी आप अगर देखें तो बहुत ही जो है सिंगल डिजिट पे आ गई है। तो कहीं ना कहीं जो CD रेशियो इंप्रूव करने की बात जो RBI ने कही थी उसके चलते भी अगर आप देखें तो एडवांसेस ग्रोथ इतनी खास नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं और दूसरी बैंकों की तरफ भी नज़र करते हैं, जहां अगर आप इंडसइंड बैंक की बात करें तो यहां ओवरऑल बेसिस पे डिपॉजिट ग्रोथ काफ़ी स्टेबल रहा है। 14-15% के पास साल दर साल बेसिस पे इनकी डिपॉजिट ग्रोथ रही है पिछले 6 क्वार्टर्स के लिए। और इस क्वार्टर की बात करें तो देखिए, लोन ग्रोथ में है तीव्र जो है वो स्लो डाउन आया है, केवल 12% आपको एडवांसेस ग्रोथ दिखी है। तो कहीं ना कहीं एडवांस ग्रोथ जो है वो थोड़ी बहुत धीमी पड़ रही है। इसके अलावा फेडरल बैंक की भी बात करें तो यहाँ 16% रहा है इस क्वार्टर का डिपॉजिट ग्रोथ। हालांकि अगर हम बात करें इनके एडवांसेस ग्रोथ की तो वो भी लगभग इसी लेवल के आसपास होता हुआ नज़र पड़ा है। थोड़ा बहुत स्लो यहाँ भी आपको चीज़ें दिख रही हैं। अगर हम छोटे मझौले बैंक्स की बात करें जैसे कि येस बैंक, बंधन बैंक, तो यहाँ भी ट्रेंड सिमिलर है। इनफैक्ट येस बैंक की काफ़ी कमज़ोर रही है इस टाइम की डिपॉजिट ग्रोथ। और अगर हम लोन ग्रोथ की बात करें तो जो 12-13-14% रहती थी, यहाँ भी आपको थोड़ी बहुत गिरावट आती हुई नज़र पड़ी है। बंधन बैंक का और एक कंसर्न है कि इनके जो स्प्रेड्स हैं वो भी थोड़े बहुत दिक्कत में है। माइक्रो फाइनेंस बुक भी श्रिंक हो रही है। 22% डिपॉजिट ग्रोथ हुई है, लेकिन उसके सामने केवल 21-21% की आपको एडवांस ग्रोथ आती हुई नज़र पड़ रही है। हालांकि सिल्वर लाइनिंग अगर हम कहें या ब्राइट स्पॉट देखें तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि यहाँ थोड़े बहुत कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बेटर होते हैं, ये डिपॉजिट मोबिलाइजेशन लगभग 45% की ग्रोथ बता रही है और उसके सामने एडवांस ग्रोथ लगभग 48% की है। तो AU बैंक और जो छोटे बैंक हैं जहाँ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन काफ़ी स्ट्रांग रहा है, QIPs जिन जिन बैंक ने किए हैं, यहाँ थोड़ी बहुत सुधार एडवांसेस में देख रही हैं। चेन्नई में भारतीय वायुसेना के एयर शो के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। मरीना एयरफील्ड में हुए एयर शो को देखने के लिए लाखों लोग जमा हुए और एयर शो के दौरान भीषण गर्मी से दम घुटने के कारण 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज़्यादा लोगों की गर्मी के चलते तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लोग 8 बजे से ही मरीना बीच पर जुटने लगे थे। इस दौरान तापमान 36 डिग्री तक पहुंच गया था, जिसके कारण अफरा तफरी मची। एयर शो में करीब 72 विमानों ने हिस्सा लिया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन भी शो के दौरान मौजूद थे। लालू प्रसाद यादव को लैंड फॉर जॉब केस में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी, तेज प्रताप समेत सभी आरोपियों को 1-1 लाख के बॉन्ड पर जमानत दे दी है। साथ ही सभी को पासपोर्ट सरेंडर करने के निर्देश भी दिए हैं। सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के साथ मिसा भारती भी मौजूद थीं। कथित लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू प्रसाद यादव पर रेल मंत्री रहते हुए लोगों को नौकरी देने के बदले उनसे जमीनें लेने का आरोप है। मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। पाकिस्तान के कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बहुत बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। चीनी अधिकारियों के डेलीगेशन को निशाना बनाकर उनके काफिले पर हमला किया गया। इस हमले में 3 चीनी नागरिकों के मारे जाने की खबर है, जबकि 17 लोग घायल हुए हैं। इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। पाकिस्तान में एक हफ्ते बाद ही SCO समिट है। इस मीटिंग से पहले हाई प्रोफाइल कराची एयरपोर्ट के बाहर धमाका होने से SCO के देशों में चिंता है। चीन ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर
लगातार हो रहे हमलों को लेकर चीन बेहद नाराज है। चीन की नाराजगी इस बात को लेकर है कि करोड़ों डॉलर खर्च करने के बावजूद उनके नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। और यहां एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। बाजार में टमाटर ने सेंचुरी लगा दी है। ग्राहक को राहत देने के लिए सरकार ने 65 रुपए किलो टमाटर बेचने का फैसला किया है। साथ ही सरकार 35 रुपए किलो प्याज भी बेचेगी। पूरी खबर बता रहे हैं असीम मंचंदा। त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सब्जियों की महंगाई आपके त्योहारों का मजा फीका कर सकती है, खासतौर पर टमाटर और प्याज। अगर मैं टमाटर की बात करूं तो टमाटर दिल्ली एनसीआर में इस वक्त 100 रुपये से लेकर के 120 रुपये किलो तक बिक रहा। तो सरकार ने टमाटर की कीमतों में कम करने के लिए पूरी दिल्ली एनसीआर में ऐसी वैन चलाने का फैसला किया है। ऐसी वैन पूरी दिल्ली एनसीआर में घूम करके 65 रुपये किलो टमाटर बेचेंगी। इसके साथ साथ इन्हीं वैन के जरिए प्याज भी बेचा जाएगा। अगर मैं प्याज की बात करूं तो इस वक्त प्याज 60 रुपये किलो से लेकर के 70 रुपये किलो दिल्ली एनसीआर के बाजारों में बिक रहा, लेकिन सरकार ने इन वैन के जरिए 35 रुपये किलो तक प्याज बेचने का फैसला किया है। ये भी बता दूं कि इस बार भारी बारिश देखने को मिली थी, जिसकी वजह से टमाटर और बाकी सब्जियों की फसल के ऊपर काफ़ी असर हमें देखने को मिला था। यही वजह है कि इनके दाम बाजार के अंदर बढ़ रहे हैं। तो सरकार को उम्मीद है कि ये इंटरवेंशन करेगी, तो इसकी वजह से आने वाले दिनों में टमाटर और प्याज की कीमतों में कमी आएगी। सरकार का कहना है कि और भी वैन दूसरी लोकेशन पर भी चलाई जाएगी जहां पर कि टमाटर और प्याज की दाम बढ़े हुए हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपको टमाटर और प्याज सस्ते मिलेंगे। और अब देखते हैं नवरात्रि की कुछ खबरें। गुजराती गरबा अब सिर्फ बातों में नहीं बल्कि हकीकत में ग्लोबल बन गया है। अहमदाबाद में जापानी लोग गरबा के ताल पर ऐसे झूमे मानो वो सालों से गरबा खेल रहे हों। चनिया चोली, केडियू, उनके ऊपर आभूषण और पगड़ी देखकर आपको लगेगा कि कोई गुजराती गरबा कर रहा है, लेकिन ये जापान के नागरिक हैं। इनमें बच्चे बड़े सब शामिल हैं और कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद इतने अच्छे से गरबा कर रहे हैं जैसे ये इनका अपना त्योहार हो। इनमें जापानी कंपनियों के कर्मचारी हैं। जापान के कॉन्सुल जनरल और जापान एम्बेसी की इकोनॉमिक मिनिस्टर भी गरबा का आनंद ले रहे हैं। I feel very comfortable with this traditional Gujarati dress, and I just saw that the joint collaboration between Japan-Gujarati relationship, and that relationship is now becoming stronger and stronger, and with these kind of activities further strengthening of the relationship, I very much looking forward to see it. This is for me the first experience to wear this whole Gujarati attire and at the Navratri season, and well, I'm enjoying this a lot, and I think for ladies this, if ladies wear this kind of very special attire, and then I think this is very important and very, very meaningful for the development of women's mindset. So I really would like to continue to participate next year and the year after next year too. यशोदा और कान्हा बने जापानी माँ बेटे ने सबका दिल जीत लिया। इन लोगों ने गरबा से मिलता जुलता जापानी डांस भी किया। पूरा हॉल जापानी लोगों से भरा हुआ था। गुजरात में कम से कम 1000 जापानी रहते हैं जो अब हर साल गरबा करते दिखेंगे। देखिए, ऐसा है, जापान और गुजरात के जो हमारे परस्पर के संबंध है और जिसको हम ABC कहते हैं, ऑन एकेडमिक, बिजनेस और कल्चरल, ये तीनों फ्रंट्स पर, शैक्षणिक, व्यापारी और सांस्कृतिक, उसका जो विकास हो रहा है, तो हमने ये सोचा कि जापान गुजरात में केवल बिजनेस क्यों करे, गुजरात के कल्चर में क्यों इंटीग्रेट ना हो। और पहली बार केवल गुजरात में नहीं, पूरे भारत में और शायद जापान में भी ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया गया है जब दो कम्युनिटीज जैसे कि गुजराती और जापानीज साथ मिलके एक फ्यूजन डांस के परफॉर्मेंस में आगे आए।
ऐसे गरबा आयोजन से दूसरे देशों के लोग भारतीय संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाते हैं। गरबा जैसे आयोजन से सिर्फ सांस्कृतिक आदान प्रदान ही नहीं होता, लेकिन हमारी धरोहर के जरिए दुनिया में हमारी स्वीकृति और बढ़ जाती है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और नवरात्र पर हमारी खास पेशकश में आज हम आपको दिखा रहे हैं स्त्री शक्ति की ऐसी कहानी जो हम सबको अपनी शक्तियों का एहसास दिलाती है। ये कहानी है हरियाणा के निर्मल देवी का, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर हम कुछ करने की ठान लें तो फिर वो हमें हासिल होता ही है। आमिर खान के एक हरियाणवी डायलॉग से पूरा देश समझ गया था कि छोरियां छोरों से कम नहीं हैं, लेकिन लगता है कि हरियाणा ही इस बात को समझ नहीं पाया। कम से कम नेशनल प्रो पंजा खिलाड़ी निर्मल देवी की कहानी तो यही सबक देती है। आज निर्मल के पति उनके सबसे बड़े फैन हैं। वो पति जिनके साथ निर्मल का बाल विवाह हुआ था। 15 साल की उम्र में जब निर्मल की शादी हुई, उसका पहला प्यार कबड्डी खेलना छूट गया। शादी के बाद लोगों के डर से वो कभी खेलने की बात ही नहीं कर पाई। शादी के बहुत सालों बाद जब वो शहर में शिफ्ट हुई और बीमार रहने लगी तो उनके पति ने उन्हें वजन कम करने की सलाह दी और कहा कि जिम जाओ। निर्मल को जैसे बिना मांगे मुराद मिल गई हो। उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और कैजुअल जिमिंग को पावर लिफ्टिंग की प्रैक्टिस में बदल दिया। उनको पूरे दिन बस इस बात का इंतजार रहता कि कब वो जिम जाएंगी और पावर लिफ्टिंग करेंगी। लेकिन लोगों के तानों के चलते साल 2018 में उन्हें पावर लिफ्टिंग भी छोड़नी पड़ी। निर्मल ने फिर भी हार नहीं मानी और 2022 में दोबारा खेलना शुरू किया। लेकिन तब उनकी एक सहेली ने उन्हें कहा कि आर्म रेसलिंग करो। आर्म रेसलिंग मतलब आर्म रेसलिंग होता है पंजा लड़ाने का कंपटीशन। निर्मल ने प्रैक्टिस तो शुरू कर दी, लेकिन घर वालों को अभी तक पता ही नहीं था। वो 1 साल तक गेम में निपुण होती गई और घर वालों को भनक भी नहीं पड़ी। जब उन्होंने अपना पहला मैच जीता तब उन्हें इनाम में 7,500 रुपए मिले थे। पहला जो मेरा मैच था वो पंजाब में था और उस टाइम पे मैंने घर वालों में बताया नहीं किसी को भी कि भाई मेरा गेम है। काफ़ी गेम खेले थे मैंने ऐसे ही बिना बताए। पहला जो मैच था मेरे पंजाब में आर्म रेसलिंग का, तो उस टाइम पे मुझे 7,500 रुपये मिले थे प्राइज में। सेकंड आई थी और जिस टाइम पे मुझे स्टेज पे मेडल और ट्रॉफी और 7,500 रुपये दे गए थे, बहुत खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई थी। लेकिन अब ये खेल छुपकर नहीं खेला जा सकता था, तो उन्होंने अपने पति से बात की और पूरी सच्चाई बता दी। मुझे तो ये पूछा कि भाई तुमने तैयारी कब कर ली थी? जब मेरे पीपल सिलेक्शन हुआ था तब मैंने की बस कर ली। कहाँ एक टाइम था जब लोग निर्मल के पति को सलाह देते थे कि निर्मल का अगर घर पे मन नहीं लग रहा तो एक भैंस बांध दो। आज वही लोग निर्मल के फैन हैं। जो मुझे ताने मारते थे किसी टाइम मेरे रिश्तेदार, अरे भाई ये तो ऐसे कपड़े पहनती है, ये तो ऐसे जाती है, ये ऐसे जाती है। अब मैं नहीं डरती, मैं मोटिवेट हूँ उनसे और ज़्यादा कुछ करके दिखाती हूँ भी हाँ दे देखो मैं कुछ कर सकती हूँ। तो छोड़ दे, क्या कहेंगे लोग, तेरा उनसे क्या लेना देना। ये वही है जो तेरी धुन पे नाचेंगे, तू एक बार जीत कर दिखा। ये वही लोग हैं जो तेरे लिए तालियां खड़े होकर मारेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर रहिए अपडेट और जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।